हेलो सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय जिसमें भारत के उद्योग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा, या एक या दो देखने को हर एग्जाम में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इससे। पहला कह रहा, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अत्यधिक पूंजी निवेश है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अत्यधिक पूंजी निवेश ऑप्शन में है उर्वरक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, दवा एवं रसायन उद्योग, और 4 में है रंग रोगन उद्योग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। क्यों हो जाएगा? अब देखिए, इस चारों ऑप्शंस को तो अगर आप कॉमन सेंस पे भी लगाएंगे तो लौह इस्पात उद्योग ही होगा। क्यों? अब देखिए कि लौह इस्पात उद्योग है जो लगभग सभी क्षेत्र में अपनी मूल एवं आधारभूत संरचना के लिए मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर रहते हैं। इस्पात जो प्रायः होता है, उस बात को जो प्रायः आधुनिक भारत का मेरुदंड के रूप में कहा गया है। क्यों? आप बताइए। लौह इस्पात उद्योग को जो आधारभूत उद्योग भी इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या होता, कोई भी जो आधार होता है, जो भी उद्योग होता है, उद्योग की जो आधारभूत जो संरचनाएं होती है उसमें मशीन, कच्चा माल इत्यादि का जो उत्पादन होता है उसके लिए जो कच्चा माल प्रदान करता है इस लौह अयस्क के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए इसे आधुनिक भारत का मेरुदंड भी कहा गया है, आधारभूत उद्योग भी कहा गया। तो इसमें सबसे अत्यधिक जो पूंजी निवेश होता है वह लौह इस्पात उद्योग का होता है। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 2 में कह रहा है कि आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ में हुआ था। अब कह रहा है कौन सा कारखाना है जो वास्तविक प्रारंभ हुआ था। वो ऑप्शन में है कुल्टी, बी में है बर्नपुर, जमशेदपुर और गोपालपुर। तो देखिए, अब इस चीज़ को समझिए। तो जो लौह इस्पात उद्योग का जो वास्तविक कारखाना है वह कहाँ स्टार्ट होता है? वह स्टार्ट होता है वह कुल्टी में। अब यह कुल्टी में क्यों होता है? अब देखिए, 1918 ईस्वी में क्या होता है कि इसको के द्वारा, यानी इसको को हो गया इंडियन IIISCO, इसको के द्वारा, तो इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इसके के द्वारा क्या किया जाता है? यह स्थापना कंपनी के द्वारा 1918 ईस्वी में क्या किया जाता है दामोदर नदी, यानी पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे, तो कुल्टी वहीं पड़ता है ये पश्चिम बंगाल तरफ में। तो स्थापना किया जाता है एक बर्नपुर में और एक कुल्टी में। कुल्टी में स्थापना किया जाता है। तो ये कब? 1918 ईस्वी में। तो ये जो बर्नपुर होता है वह बाद में जो हरिपुरा होता है, वही हरिपुरा का नाम बदलकर वो बर्नपुर हो जाता है। तो ध्यान में रखें, देश का पहला जो इस्पात कारखाना है जो 1974 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे, जो कब है? 1974 ईस्वी में। वहाँ वास्तविक कर रहा है ना, वो तो प्रारंभिक हम बताए थे कि 1918 ईस्वी में। हाँ, 1918 ईस्वी में क्या किया था? इसको के द्वारा जरूर स्थापना किया जाता है। एक हरिपुरा जो बाद में बर्नपुर के रूप से जाना जाता है, और दूसरा कुल्टी में स्थापना किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, वास्तविक पूछ रहा है, सबसे प्रारंभिक नहीं पूछ रहा है। तो वास्तविक रूप से जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1974 ईस्वी में कुल्टी में, जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर किया गया था। लेकिन बाद में आपको मालूम होना चाहिए, बाद में जो क्या होता है, यह कुल्टी जो है फंड का अभाव होने के कारण इसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करती है, जो पश्चिम बंगाल सरकार रहती है वह उसको अपने अधिग्रहण में ले लेती है। तो ध्यान में रखिएगा, वास्तविक जो प्रारंभ स्थान है कारखाने का वह कहाँ हुआ था? वह हुआ था कुल्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तट आधारित इस्पात संयंत्र है वह विशाखापट्टनम में। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि भारत का एकमात्र तट पर आधारित जो क्या है लौह इस्पात संयंत्र है वो विशाखापट्टनम में कब? 1992 ईस्वी में स्थापित किया गया। यही एकमात्र तट स्थापित है, ये वही विशाखापट्टनम जो हम लोगों ने देखा था लौह अयस्क के उत्पादन में, जहाँ से वैलाडीला के पहाड़ी क्षेत्र से उत्तम किस्म का लौह कहाँ किया था? जापान और दक्षिण कोरिया, वहाँ से निर्यात किया जा रहा था। तो प्रश्न यह भी पूछ दिया जाता है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के द्वारा लौह अयस्क का जापान या दक्षिण कोरिया निर्यात किया था? तो यही विशाखापट्टनम था। तो यही हो जाएगा, तट आधारित भी संयंत्र इस्पात संयंत्र स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में है, दुर्गापुर संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? अब देखिए दुर्गापुर, अब आप पहले यह पता होना चाहिए आपको कि ये दुर्गापुर है कहाँ। तो यह दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। अब बताइए पश्चिम बंगाल, अब बताइए बंगाल में क्या होता है? आप कॉमन सेंस, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। तो क्या होता है? दुर्गापुर
दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल। बंगाल में क्या होता है, सबसे पहले अंग्रेज अपना उपनिवेश वहीं बनाता है, वहाँ पर अपना जो राजधानी है वहाँ 1773 से 1991 ईस्वी तक वहाँ रखता है। तो सोचिए, सबसे पहला बार जब वह वहाँ आता है अंग्रेज, तो सबसे पहली बार जो लौह अयस्क इस्पात है वह ब्रिटेन के सहयोग से ही कब स्टार्ट किया जाता है, वह 1962 ईस्वी में। तो ध्यान में रखिएगा, 1962 ईस्वी में दुर्गापुर में लौह संयंत्र स्थापना किया जाता है, आसनसोल के समीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धमान के आसनसोल। तो दुर्गापुर कहाँ है, अगर पूछ दिया जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन, तो वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह वर्धमान जिले के आसनसोल के समीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 में, राउरकेला 5 में, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, अब इसे हम लोग समझते हैं। अब राउरकेला, यह राउरकेला है कहाँ, तो राउरकेला यह उड़ीसा में है। तो ध्यान में रखिएगा, अब राउरकेला जो संयंत्र होता है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, राउरकेला संयंत्र की स्थापना ये जर्मनी के द्वारा की जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, पचमा जर्मनी के द्वारा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में है जर्मनी के द्वारा। तो इसकी स्थापना कब किया जाता है, किन परिस्थिति में होता है, उसे हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो ये जो स्थापना है वह कब होता है, राउरकेला जो होता है उसकी स्थापना होता है 1956 ईस्वी में। तो 1956 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है। तो कभी कभी क्या पूछ देगा, भिलाई, कभी अगला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, ये तीनों प्रश्न बार बार पूछते रहता है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो दुर्गापुर जो अभी हम लोगों ने देखा था वह पश्चिम बंगाल में, वह ब्रिटेन की सहायता से 1962 ईस्वी में किया जाता है। राउरकेला जो कहाँ है, जो उड़ीसा में है, जिसकी स्थापना जर्मनी के से। उसके बाद अगला 6 में, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापना की गई थी। अब देखिए भिलाई है, भिलाई के बारे में अब हम लोग देखते हैं। जो भिलाई संयंत्र है यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ, यह छत्तीसगढ़ में। यह किसकी सहायता से, यह सोवियत संघ रूस की सहायता से, यह अभी रूस लिखा हुआ है लेकिन अगर ऑप्शन में पूर्व सोवियत संघ होगा तो वह भी सही होगा। उसी की स्थापना से 1959 ईस्वी में किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कितना हो जाएगा, वह 1959 ईस्वी में किया जाता है रूस के सहयोग से भिलाई संयंत्र की स्थापना। यह जो जितना भी जो स्थापना किया जा रहा है, चाहे वो भिलाई हो, चाहे वो ये राउरकेला हो, चाहे वो दुर्गापुर हो, सभी क्या किया जा रहा हुआ, ऐसा क्षेत्र पर स्थापित किया जा रहा है जहाँ से क्या हो, रेल मार्ग का लिंक हो, प्लस उसके अगल बगल कोयला का क्षेत्र हो जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, तथा वो लौह अयस्क भी उसके आसपास में हो। लेकिन आप लास्ट में आप एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक ऐसा लौह अयस्क इस्पात संयंत्र जो स्थापना तो किया जाता है लेकिन वहाँ पर कच्चे माल के रूप में कोयला की आपूर्ति नहीं होने के कारण क्या किया जाता है, वह कच्चा माल के रूप में क्या करता है, आसपास के जंगलों से लकड़ियों से चारकोल बनाकर तैयार किया जाता है, उसका उपयोग करता है। तो प्रश्न आगे होगा, लेकिन एक चीज़ आप ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, जितने भी इस्पात संयंत्र स्थापित किए जा रहे थे उन सभी को कच्चा माल को ध्यान में रखकर, दोनों चीज़ कच्चा माल और ईंधन दोनों को ध्यान में रखकर वहाँ पर स्थापित किया जा रहा था। अब देखिए बताइए, अब प्रश्न अब 6 में देख लीजिए एक बार, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। अब बताइए छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा था ना कि छत्तीसगढ़ में क्या था, उत्तम किस्म का कोयला भी वहाँ, उत्तम किस्म का लौह अयस्क भी वहाँ मिल रहा था, बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ में था। तो उसी को जो ये भिलाई जब स्थापना होता तो वह बगल से बैलाडीला ना करके वहाँ पर और भी है, जैसे हो गया डल्ली राजहरा, वह भी छत्तीसगढ़ में है जहाँ से लौह अयस्क, तो कच्चा लौह अयस्क वहाँ से प्राप्त हो रहा था, डल्ली राजहरा। उसके बाद करगाली भी है जहाँ से क्या हो रहा था, कोयला मिल रहा था, कोरबा है वहाँ से कोयला मिल रहा था। तो कोयला हम लोगों ने एनटीपीसी में भी देखा था ना, ताप विद्युत संयंत्र जहाँ से स्थापना किया गया था। तो इस तरह से वहीं पर सभी इस्पात केंद्र लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, साथ में कह रहा है रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र, कह रहा है रूस की सहायता से स्थापित कौन है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि मुख्यतः जो ब्रिटेन, रूस और जर्मनी की सहायता से 3 इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। अब कह रहा है रूस। अब बताइए पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से कौन किया गया था, तो सोवियत संघ सहायता की से यह, अब देखिए हाँ ऑप्शन में है बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम। अब बात करिए, यह जो बोकारो होता है यह कब होता है, बोकारो, तो बोकारो का जो स्थापना होता है यह भी रूस के ही सहयोग से होता है। और भिलाई होता है यह भी, तो चलिए बोकारो को देख लेते हैं। बोकारो को रूस की सहायता से कब इस्पात संयंत्र की इसका स्थापना होता है, यह 1964 ईस्वी में स्थापना होता है, वही दामोदर नदी के संगम पर। और इसका उत्पादन, इसका तो प्रारंभ तो 1964 ईस्वी में बोकारो हो जाता है, लेकिन जो इसका उत्पादन स्टार्ट होता है वह 1972 ईस्वी में स्टार्ट होता है। तो ध्यान में रखिएगा, भिलाई अभी हम लोगों ने देखा था, भिलाई कहाँ था, यह छत्तीसगढ़ में था, जो सोवियत संघ रूस के द्वारा कब स्टार्ट किया जाता है, भिलाई के द्वारा यह किया जाता है 1956 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। 56 कौन था, 56 था राउरकेला उड़ीसा वाला, जो जर्मनी के द्वारा किया जाता है।
तो उसके बाद विशाखापट्टनम है। यह विशाखापट्टनम क्या है, जो विशाखापट्टनम था जो एकमात्र तट आधारित क्या है लौह अयस्क है, यह भी क्या कहता है किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से स्थापना किया जाता है। और जो विशाखापट्टनम तट आधारित ये जो लौह अयस्क है वह 1992 ईस्वी में स्थापना किया गया। तो डी इनमें से सभी हो जाएगा। 8 में देखिए अब करा है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान में हुई थी। अब ध्यान करिए, अब भिलाई दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में था, जो क्या करता 1962 ईस्वी में करता। भिलाई कहाँ है, वह छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कब होता है, छत्तीसगढ़ में होता है 1959 ईस्वी में होता है। और राउरकेला कहाँ है, अब बताइए, ये राउरकेला उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ होता है, उड़ीसा में किसके सहयोग से होता है, उड़ीसा में होता है जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी की जो फर्म रहती है कौन, ये क्रूप्स एंड डिमोंग की सहायता से 1956 ईस्वी में होता है। अब बताइए 1956, दुर्गापुर 1962, ये सभी कौन है, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 रहती है, दूसरा 56 से 61 रहती है। तो इस तीनों पंचवर्षीय योजना या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट की जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई। अब देखिए सेल की स्थापना कब और किन परिस्थितियों में किया जाता है उसे हम लोग समझेंगे। सेल की स्थापना जो है 24 जनवरी 1973 ईस्वी को सेल की स्थापना की जाती है। लगभग 2000 करोड़ पूंजी के साथ भारत में इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो जैसे हम लोगों ने देखा था भिलाई हो गया, उसके बाद जो दुर्गापुर हो गया, वो उसके बाद बरनपुर हो गया, सलेम हो गया, ये सभी को क्या किया जाता है एक साथ मिलाकर वह सेल को सौंप दिया जाता है। यानी इसके अंतर्गत में भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बरनपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया, ये वही विश्वेश्वरैया जो भद्रावती कर्नाटक में लगाया जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। इन सभी को मिलाकर लौह अयस्क कारखाना एक साथ मिलाकर किसको कर दिया जाता है, वह सेल को कर दिया जाता है। तो उसकी स्थापना 1974 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट देखिए, कोयला की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, कहाँ नहीं है, ऑप्शंस में पढ़िएगा। पहला है टिस्को जमशेदपुर को, पहला एचएसएल हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर को, एचएसएल भिलाई को, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई को, वीआईएसएल विश्वेश्वरैया इंडस्ट्री स्टील लिमिटेड भद्रावती को, ये भद्रावती वही है। तब पहला आइए जमशेदपुर, पहला हम लोग जमशेदपुर को देखते हैं। जमशेदपुर कहाँ है, यह झारखंड में है। अब बताइए यहाँ पर करा कोयले की आपूर्ति, जो टिस्को लगाया गया था जमशेदपुर में, यह आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले बार जो लौह अयस्क है उसकी जो स्थापना है वह किनके द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। बिहार, जो पहले झारखंड तो बिहार में ही था, तो वही बिहार के झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे साकची नामक स्थान पर 1907 ईस्वी में किया जाता है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो है लौह इस्पात कारखाना कब स्टार्ट किया गया था, तो अगर उसमें दिया हुआ रहे 1907 तो सही जवाब मारेंगे 1907 में। अगर वो नहीं रहे तो फिर आप वो मार सकते हैं 1974, जो हम लोगों ने देखा था कुल्टी में बराकर नदी के किनारे सबसे पहले वहाँ पर किया गया था, आसनसोल के पास में। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो वही क्या होता है 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा जो स्थापना किया जाता है वह फिर क्या होता है 1947 ईस्वी में वह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। टाटा लौह इस्पात यानी टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, तो टिस्को TISCO, टी से टाटा हो गया, आई से आयरन हो गया, एस से स्टील हो गया, और CO से कंपनी हो गया, कंपनी लिमिटेड। तो ही टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड के द्वारा क्या किया जाता है, वह जमशेदपुर में झारखंड में स्थापना किया था। अब जो ये कोयला का है, क्योंकि इसको चाहिए ना लौह अयस्क के उत्पादन, आपको मालूम होगा कि उसके गलाने के लिए क्या होना चाहिए, ताप का आवश्यकता होता, तो वह ताप कोयले के रूप में वह सबसे प्रमुख था, सबसे खनिज। तो कोयला कहाँ से प्राप्त होता था, झारखंड के नज़दीक। बताइए कौन सा क्षेत्र है, तो झारखंड के नज़दीक रानीगंज, झड़िया, ये दोनों है। क्योंकि आपको मालूम होगा ना कि जो गोंडवाना लाइन है, गोंडवाना लाइन में क्या है, वह जो छोटा नागपुर का पठार में जो आता है, दामोदर का पठार, उसमें से सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ, झरिया में, दूसरे स्थान पर रानीगंज। तो यह जो जमशेदपुर झारखंड में है, यह अपना कोयला कहाँ से वह प्राप्त कर लेगा, जमशेदपुर झारखंड यह अपना कोयला प्राप्त कर लेगा झरिया से। तो झरिया से तो इसको कोयला मिल जाता था, उसके बगल में ही था HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भारतीय लोहा ये मतलब हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ये जो दुर्गापुर कहाँ था, अब याद करिए, दुर्गापुर था छत्तीसगढ़ में। अब बताइए छत्तीसगढ़ में ये जो दुर्गापुर है वह अपना कहाँ से कोयला ले लेगा, कोयला हुआ छत्तीसगढ़ में जो कोयला के लिए जाना जाता था कोरबा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था ताप विद्युत संयंत्र भी था जो 2100 मेगावाट का बिजली भी उत्पादन कर रहा था। तो इस दुर्गापुर को तो कोरबा से भी मिल जाएगा। उसके बाद भिलाई में आ जाइए। अब हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, यह भिलाई कहाँ है, यह भिलाई है
दुर्गापुर था ना, सॉरी दुर्गापुर, देखिए हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। एचएसएल जो दुर्गापुर है ये तो पश्चिम बंगाल में है ना, तो पश्चिम बंगाल वाले जो एचएसएल होगा वह कहाँ से प्राप्त कर लेगा, वो पश्चिम बंगाल वाले अपने नज़दीक यानी वह क्या कहिएगा झरिया और रानीगंज से कोयला को प्राप्त कर लेगा। और भिलाई है, जो भिलाई जो था कहाँ था, ये एचएसएल हिंदुस्तान लिमिटेड, ये भिलाई छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ वाला कहाँ से कोयला प्राप्त कर लेगा, यह कोरबा से प्राप्त कर लेगा। और लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त करेगा, अब बताइए छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क कौन कहाँ कहाँ था, एक बैलाडीला में उच्च अयस्क, और अगर नॉर्मल की बात की जाए तो उसमें और भी स्थान था, जिसमें था राजा ढीला था, डल्ली राजहरा था, ये सभी है वो था। तो डली राजहरा से लौह अयस्क भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब VISL भद्रावती की बात की जाए तो इसका VISL का मतलब होगा विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड। ये जो विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड भद्रावती जो कर्नाटक में अवस्थित है, यह जो है यह तो इसका तो स्थापना कर दिया गया, लेकिन इसके पास में का लोहा ये कोयला का जो खनिज पदार्थ है उसका वहाँ पर आपूर्ति नहीं था। तो वह क्या क्या था, इसकी स्थापना जैसे ही होता है, कब होता है 1923 ईस्वी में किया जाता है। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो भद्रावती है यानी जो विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड, यह पहले क्या मद्रास लोहा इस्पात वर्क्स के रूप में भी जाना जाता। तो प्रश्न ये भी पूछ दिया जा सकता है निम्नलिखित में से किस आयरन स्टील कंपनी को मैसूर लोहा इस्पात वर्क्स के रूप में जाना जाता, यही भद्रावती को जाना जाता था जब 1923 में स्थापना किया गया था। तो जब इसकी स्थापना किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, कोयले का आपूर्ति बगल में नहीं होता, तो अगल बगल के जंगलों से जो लकड़ियाँ हैं उसी को जलाकर वह चारकोल के रूप में इस्तेमाल कर वह ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता था। फिर जाकर कब 1951 ईस्वी में वहाँ पर क्या किया गया, विद्युत भट्ठी लगाया गया। तो इस तरह से इसलिए प्रश्न पूछता है कि स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं था, तो उसमें जो भद्रावती में होता है वहाँ पर कोयला की आपूर्ति नहीं होता है, वो आसपास के जंगलों से ही लकड़ियों को चलाकर वो ईंधन के रूप में वो इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट 11 में देखिएगा, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। अब बताइए भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे। अब ध्यान से इसे पढ़ते हैं। ऑप्शन में जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। अब देखिए जमशेदपुर तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जमशेदपुर जो है 1964 ईस्वी में रूस की सहायता से उसका स्थापना किया जाता है, और जो उसका उत्पादन है 1972 ईस्वी में स्टार्ट होता है। कौन, ये जमशेदपुर नहीं, वो बोकारो वाला है। तो जमशेदपुर वाला क्या था, जमशेदपुर वाला रतन जी टाटा जो टिस्को के द्वारा स्थापना किया गया था, है ना। तो टिस्को के द्वारा जो क्या किया था 1947 से पूर्व, यही एक ऐसा होता है रतन जी टाटा द्वारा जो 1907 ईस्वी में स्थापना किया जाता है लौह इस्पात कारखाना, वही बाद में टिस्को के नाम से जाना जाता है। तो ये टिस्को है। तो ये जो स्वतंत्रता के प्राप्ति से पूर्व ही इसका एक तरह से स्थापना हो गया था। ये किसका, जमशेदपुर वाला जो टिस्को है। टाटा ये टी से क्या हो गया, टी से टाटा हो गया, आई से आयरन हो गया, एस से स्टील हो गया, आई एस हो गया कंपनी लिमिटेड हो गया। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, तो ये हो गया। ये तो क्या हो गया स्वतंत्रता। दुर्गापुर में हम लोगों ने देखा था, दुर्गापुर कहाँ, यह पश्चिम बंगाल में, यह ब्रिटेन के सहायता से कब किया जाता, 1962 ईस्वी में किया जाता है। भिलाई कहाँ, भिलाई छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ किसके सहयोग से, तो छत्तीसगढ़ पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। तो कब किया गया था, यह 1959 ईस्वी में किया था। तो दो तो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, लेकिन एक जमशेदपुर वाला जो टिस्को है वह पहले ही जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में स्थापना किया है। इसी कारण ऑप्शन 1 नहीं होगा। बी में आइए, बी में करा भिलाई। अब बताइए भिलाई कहाँ है, भिलाई भी हम लोग को देखा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कब किसके सहयोग से और कब स्थापना किया गया था, तो भिलाई में सोवियत संघ रूस के सहयोग से कब स्थापना किया जाता, 1959 ईस्वी में किया जाता। अब बी में दुर्गापुर कहाँ है, दुर्गापुर अभी हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किसके सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से 1962 ईस्वी में स्थापना किया जाता है। अब भद्रवती, अब देखिए भद्रवती लिखते हैं, भद्रवती लिखना चाहिए। तो भद्रवती कहाँ था, यह कर्नाटक में स्थापना किया गया था, जिसे हम लोग विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के रूप में बाद में हम लोग जाना गया। इसकी स्थापना कब होती है, 1923 ईस्वी में होता है, जिसे मैसूर लौह इस्पात उद्योग के रूप में वर्ष के रूप में भी जाना जाता था। तो यह भी नहीं होगा क्योंकि भद्रावती पहले ही हो चुका स्वतंत्रता प्राप्ति। तो ऑप्शन 2 भी खत्म हो गया। अब ऑप्शन 3 में आइए। ऑप्शन 3 में करा भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। अब बताइए भिलाई कहाँ था, भिलाई छत्तीसगढ़ में था। अभी हम लोगों ने देखा था इस छत्तीसगढ़ जो लौह इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1959 ईस्वी में की जाती है। दुर्गापुर जो लौह इस्पात संयंत्र केंद्र है इसकी स्थापना किसके सहयोग से किया जाता है, यानी जो दुर्गापुर स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इसकी स्थापना किया जाता है ब्रिटेन के सहयोग से, यानी ब्रिटेन के सहयोग से 1962 ईस्वी में इस इस्पात संयंत्र की स्थापना की जाती है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की जो
हिंदुस्तान HSL लिमिटेड है, ये राउरकेला कहाँ, उड़ीसा में। यह उड़ीसा किसके सहयोग से, यह जर्मनी की सहयोग से, जर्मनी की फर्म क्रुप्स एंड डिमोंग के सहयोग से 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तीनों जो कब, यह भिलाई 1959 में, दुर्गापुर 1962 में, राउरकेला 1956 में। तीनों का हो गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। नेक्स्ट 12 में देखिए, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी। अब देखिए कह रहा सूती वस्त्र, तो अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो भारत में जो है सबसे पहले जो है वह कहाँ किया गया था, वह सूती वस्त्र वह कोलकाता में किया गया था। देखिए इसे थोड़ा हम लोग समझते हैं। पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कब किया जाता है, 1818 में कोलकाता में किया जाता है। कोलकाता में कहाँ, तो वह होता फोर्ट ग्लास्टर नामक एक जगह होता, वहीं पर फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर किया जाता है। लेकिन अगर सफल आधुनिक परीक्षण की बात की जाए तो वह मुंबई में स्टार्ट होता है 1854 ईस्वी। तो यहाँ पर तो सफल प्रशिक्षण की सफल की बात नहीं किया, यहाँ पर बात किया कि प्रथम सबसे पहले, तो वह कोलकाता हो जाएगा। अगर हो जाता कि सफल प्रारंभ आधुनिक कारखाना कहाँ हुआ था, तो वह मुंबई में हुआ था 1854 ईस्वी में। आइए कोलकाता वाला कब हुआ था, फोर्ट ग्लास्टर में 1818 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यरत नियुक्त है। अब कह रहा है कि इससे पहले हम लोगों ने एक प्रश्न में देखा था कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अत्यधिक पूंजी निवेश था। तो वह पूंजी निवेश हम लोगों ने देखा था कि लौह इस्पात उद्योग में। क्यों, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग जो था वह क्या था, मतलब जो भी कहिए कि आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड था। इसलिए था क्योंकि जितने भी जो क्या होते हैं उद्योग या स्थापना होते हैं, जितने भी उद्योग का निर्माण होता है उसमें मशीन तथा औजारों के लिए कच्चे माल के रूप में लौह इस्पात उद्योग का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए उसे क्या कहा था, आधुनिक भारत का उद्योग भी कहा जाता है ना। तो ये लौह इस्पात हो गया, तो लौह इस्पात उद्योग हो गया। तो कहने का मतलब तो लौह इस्पात उद्योग था, तो वह सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश था। लेकिन यहाँ पर कार्यरत कर रहा था, वह हो जाएगा वस्त्र उद्योग। आपको मालूम होना चाहिए कि जो वस्त्र उद्योग है भारत में कृषि के बाद अगर दूसरा सबसे ज़्यादा कार्यरत श्रमिक और उद्योग दिला रहा है तो वह वस्त्र उद्योग है। यह भारत के GDP में भी 4% का योगदान इसका होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद में 4% योगदान है। भारत के औद्योगिक उत्पादन में इसका जो हिस्सा है 14% हिस्सा है और विदेशी आय में 17% हिस्सा। तो देख सकते हैं कितना बड़ा एक अहम योगदान निभा रहा है, क्या कर रहा है भारत के राष्ट्रीय आय के रूप में। तो इसलिए यही हो जाएगा वस्त्र उद्योग हो जाएगा जो सबसे बड़ी संख्या में कार्यरत यहाँ नियुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो गया था। अब कह रहा है जो भारत का विभाजन हुआ तो कौन सा उद्योग, वो है जूट एवं रुई उद्योग। आपको मालूम होगा जूट का उद्योग अभी क्या है भारत का, तो भारत से आगे कौन, बांग्लादेश निकल चुका है। तो अगर इसका जो कारण क्या रहा है जूट उद्योग का, तो ऊंची उत्पादन का लागत हो जाना तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम रेशे के से तैयार सामानों से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा हो जाना। बांग्लादेश हो गया, उसके बाद फिलीपींस हो गया, ब्राज़ील हो गया, मिस्र हो गया, थाईलैंड, अन्य देशों के कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण यह क्या है जो काफ़ी पीछे हो गया जूट उद्योग। वही देखिए बांग्लादेश देखिए कितना आगे निकल गया। बोला जाता है बांग्लादेश मतलब काफ़ी तेज़ी से मतलब उसका निकल रहा हुआ। अब भारतीय तुलना में जो सामान है उसका 20% सस्ता भी है। इसके कारण वह मतलब आने वाला टाइम में वह एक अधिकार प्राप्त करने जा रहा है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो जूट के निर्माण। 15 में, देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी। अब कह रहा देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना जो कहाँ, कानपुर में स्थापित किया गया था लाल इमली में, वह कब किया गया था। तो देखिए इसकी स्थापना किया जाता है 1876 ईस्वी को। तो ध्यान में रखेंगे जो लाल इमली में पहली कारखाना स्थापित किया जाता हुआ 1876 ईस्वी में किया जाता है। परंतु इस उद्योग का जो वास्तविक विकास होता है वह 1950 में ही होता है। लेकिन जब भी पूछा जाए कि ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना वह कानपुर में स्थापित किया गया था 1976 ईस्वी में। अगर व्यक्तिगत स्थान पूछे तो लाल इमली। नेक्स्ट 16 में देखिए, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या आपको मालूम है हौजरी क्या होता है, तो नहीं है तो आपको हम बताते हैं। ये हौजरी होता है जो कपड़ा उद्योग से संबंधित है। इसमें कपड़े बनाए जाते हैं, वैसे कपड़े इसमें निर्माण होते हैं हौजरी के संबंध में। यानी इसका संबंध क्या है, कपड़ा उद्योग से ही है। इसमें ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं मतलब जिसको पहनने के बाद हम नीचे से कोई कपड़ा नहीं पहनते, जैसे सर्दी के मौसम में जो गर्म कपड़े पहनते हैं, तो उस टाइप के कपड़े वो हौजरी उद्योग के उत्पादन में आते हैं। तो उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, उसके लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। तो ध्यान में रखिएगा यही वही लुधियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में आते हैं हम लोग। 17 में कह रहा है सुमेलित कीजिए सूची 1 का सूची 2 के साथ करिए। पूर्व का बोस्टन। अब थोड़ा सा इसे समझने के लिए ये क्या है, ये सूती वस्त्र का पार्क दिया हुआ है।
देखिए क्या हुआ था कि सिले सिलाए वस्त्रों को निर्यात संवर्धन के लिए देश के पहले वस्त्र पार्क के रूप में कौन स्थापना हुआ था? वह तमिलनाडु के तिरुपुर होता है, वही वस्त्र उद्योग वस्त्र पार्क के रूप में जाना जाता है। तो उसके बाद क्या है, विभिन्न और भी जो भारत के जो और भी क्षेत्र थे जो अन्य नामों से वह अपने लिए प्रसिद्ध थे सूती वस्त्रों के लिए, तो अन्य नामों से उन्हें पुकारा हुआ है। जैसे पूर्व का बोस्टन, तो पूर्व का बोस्टन जो है उसे भारत का बोस्टन के रूप में भी जानता है। तो पूर्व का बोस्टन के रूप में कौन जाना जाता है? वह मुंबई जाना जाता है। भारत का बोस्टन भी रहेगा तो मुंबई होगा। सूती वस्त्रों की राजधानी या सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में कौन जाना जाता था? देखिए पूर्व का बोस्टन है ना, पूर्व का बोस्टन नहीं, मतलब सूती वस्त्रों का राजधानी के रूप में बम्बई जाना जाता है। और पूर्व का बोस्टन या भारत का बोस्टन वह अहमदाबाद जाना जाता है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अगर पूर्व का भी बोस्टन पूछ दिया जाए, भारत का बोस्टन अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अब उत्तर में कौन है? उत्तर में अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो एक कोयम्बटूर ही है, दक्षिण वाला तो आराम से पता लगा लें। तो ये सभी जो हैं क्षेत्र हैं, यानी वस्त्र एक पार्क है जो क्या है, वस्त्रों के निर्यात में संवर्धन के लिए देश के पहले वस्त्र पार्क के रूप में जो हम लोगों ने देखा तमिलनाडु के त्रिपुर में स्थापना हुआ था। उस प्रकार से और भी अन्य थे जो अपने नामों से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखिए, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? अब बताइए सबसे अत्यधिक स्थानीयकरण कौन सा राज्य में होता है? मणिपुर, कर्नाटक, केरल और जम्मू कश्मीर। तो हम आपको बता दें वह जो सही जवाब होगा उसका कर्नाटक होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 90% से अधिक जो रेशम उत्पादन होता है वह 4 राज्य मिलकर करता है। कौन कौन? पहला कर्नाटक है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा पश्चिम बंगाल है, चौथा जम्मू कश्मीर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि देश के उत्पादन में, अकेले रेशम उत्पादन में इसका 31.5% से अधिक कच्चा माल कर्नाटक उत्पादन करता है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सीमेंट के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह राजस्थान है, लेकिन अगर सबसे अत्यधिक सीमेंट का जो कारखाना कहाँ लगा हुआ है तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ में इसे गलत कर दीजिए। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे अत्यधिक कारखाना कहाँ है तो आंध्र प्रदेश, लेकिन सबसे ज़्यादा सीमेंट में अग्रणी तो वह हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? वन आधारित यानी जिसका वन से उसका उपयोग है। अब बताइए आप, लाह क्या होता है? लाह का उपयोग चूड़ी उड़ी काड़ा उड़ा बनाने के निर्माण में जो उस पर उपयोग किया जाता है वो लाह होती है। इसमें कच्चे माल की आवश्यकता वन की यानी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। कागज उद्योग में पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए कागज उद्योग बनाने के लिए लुगदी हो गया, सेल्यूलोज आधारित हो गया, गला हुआ लुगदी हो गया, ये सभी इस्तेमाल होता है। ये भी इस्तेमाल होता है, खेल सामग्री में होता है, लेकिन सीमेंट के उद्योग में वन आधारित उपयोग नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सीमेंट के उद्योग में कौन सा कच्चे माल की आवश्यकता होती है? इसमें जिप्सम होता है, चूना पत्थर होता है, एल्यूमिना होता है, ये सभी इसके कच्चे पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11-21 में देखिए, कटनी में स्थित है। अब बताइए कटनी किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए, स्कूटर के लिए, उर्वरक के लिए कि साइकिल के लिए? तो जो कटनी प्रसिद्ध है वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको मालूम होगा सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से देश के तीसरे स्थान ये हासिल करता है कटनी। कटनी कहाँ है इसे आप हमें बताइए कि कटनी कौन सा राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा में स्थित है? अब देखिए इसी का चर्चा हम लोग ऊपर किए थे कि एक ऐसा समय था जब स्वतंत्रता आज़ादी से पहले क्या होता है, जिसमें भारत में बहुत लिमिट मात्रा में, मतलब बताइए उस समय 1 दर्जन ही कारखाना भारत में होता है। बात है कुछ दशक पहले 1938 ईस्वी का। क्या होता है, देश में आज़ादी से पहले जो डालमिया परिवार एवं जिंद रियासत के शासक के द्वारा 1938 ईस्वी में सीमेंट कारखाना स्थापित किया जाता है और वह होता है दादरी में होता है। तो देखिए डालमिया दादरी है ना, तो दोनों का नाम इंडिकेट है, दादरी और डालमिया के द्वारा, परिवार के द्वारा किया गया था। तो उस समय जब इसकी स्थापना किया जाता है तो बोला जाता है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक प्लांट था ये। उसमें बहुत, मतलब आसपास के लोगों को बहुतों संख्या में यह रोजगार प्रारंभ कराया था, लेकिन बाद में कुछ कारणवश क्या होता है, यह लगभग कब 1948 या 1988 में शायद ये बंद हो जाता है फिर बाद में, है ना। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, कौन सा कारखाना है? इस चारों में से डालमिया दादरी हो जाएगा। 23 में देखिए, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी है? अब बताइए सीमेंट के उद्योग की स्थापना के लिए, तो अभी हम लोग चर्चा किए कि सीमेंट के उद्योग की स्थापना के लिए पहले यह जानना होगा कि इसमें कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चे माल की आवश्यकता के रूप में हम लोगों ने देखा था, इसमें क्या होता है, चूना पत्थर होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है और जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो कोयला का तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोयला लवेस, तो चूना पत्थर एवं जिप्सम यह इसका प्रभावी होता है, सी होगा। नेक्स्ट देखिए 24 में, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अब देखिए सीमेंट के उत्पादन में तो पहला स्थान चीन का है, लेकिन दूसरे स्थान पर वह भारत ही आता है, तो सही जवाब भारत हो जाएगा।
और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो वह हो जाएगा राजस्थान। और सबसे अत्यधिक कारखानों की संख्या, तो वह हो जाएगा क्या, आंध्र प्रदेश। भारत में प्रथम सीमेंट 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। कह रहा पहला सीमेंट कारखाना सन 1904 ईस्वी में वह चेन्नई में स्थापित किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा वह चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 26 में भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में, अब उर्वरक संयंत्र है, तो यह उर्वरक संयंत्र जो स्थापित किया जाता है यह सबसे पहली बार कब किया जाता है, वह किया जाता है रानीपेट। रानीपेट कहाँ, वह तमिलनाडु का रानीपेट है। जो कारखाना कब स्थापित किया जाता है, ऐतिहासिक रूप से देश का प्रथम, ये जो यहाँ पर जो उत्पादन होता है वह सुपर फॉस्फेट उत्पादन होता है। सुपर फॉस्फेट अगर मान लेते हैं, ठीक है, प्रथम संयंत्र के रूप में, उर्वरक के रूप में तो ही स्थापना हुआ, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो वह हो जाएगा, वह भी सिंदरी ही होगा। उसी का स्थापना जहाँ पे सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट, तो रानीपेट कहाँ है, तमिलनाडु में किया गया था। हालांकि बाद में भी किया जाता है, सिंदरी में भी किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रानीपेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र, अब देखिए एक है सार्वजनिक क्षेत्र, अब देखिए ऊपर था प्रथम उर्वरक संयंत्र और एक है सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र में के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा सिंदरी हो जाएगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ पर मतलब हर तरह के, वो तो एक तरह से पहला भी था और सुपर फॉस्फेट था, यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, तो वह हो जाएगा सिंदरी हो जाएगा। भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब होता है, वह 1971 में, भारत की आज़ादी के बाद ठीक 4 साल बाद 1951 ईस्वी में क्या किया था, भारतीय उर्वरक अधिनियम 1951 ईस्वी में बनाया जाता है। और इसी के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापना किया जाता है, तो जिस वक्त वो स्थापना हुआ था तो एशिया का सबसे बड़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में देखिए, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया, तो पहला है कागज उद्योग। तो आइए कागज उद्योग को जानने के लिए हम लोग कुछ शताब्दी पहले चलते हैं। बात है 1832 ईस्वी की। क्या होता है, 1832 ईस्वी में भारत में सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया जाता है, वह लगाया जाता है पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर, जो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं ना, इसी श्री रामपुर में लगाया जाता है, लेकिन यह सफल नहीं होता, चल नहीं पाता, यह फ्लॉप हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, 1832 ईस्वी के बाद 1870 ईस्वी में क्या किया जाता है, दूसरा मतलब फिर क्या कोलकाता के जो बालीगंज है, कोलकाता के बालीगंज में कारखाना लगाया जाता है। उसके बाद जो सफल कारखाना उसके बाद फिर लगता है वही जो 1879 ईस्वी जो लखनऊ है, सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न किस प्रकार से पूछा है, वह आपसे क्या जानना चाह रहा है। तो देखिए इसमें वो सभी प्रश्न है जो पहले स्थापना हुआ है ऑप्शन में, लेकिन ये आपसे जानना चाह रहा है कि सफल कारखाना, तो इसलिए उसका आंसर बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में देखिए, कह रहा है कि भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण क्या है। कह रहा है क्या कारण है कि अधिकांश कारखाने जो है कागज को पश्चिम बंगाल में है, तो कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में। तो अब पहले समझना होगा कि कागज़ के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता क्या क्या होती है। इसमें से लकड़ी के उपयोग करते हुए लुगदी का आवश्यकता होता है, कागज़ गत्ते व अन्य सेलुलोज आधारित उत्पाद की आवश्यकता होती है, यानी वो उसमें लकड़ी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है लुगदी बनाने में, चाहे वो सेलुलोज आधारित उत्पाद को बनाने के लिए। तो कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा, बिल्कुल सही बात है। कच्चे माल का इसलिए क्योंकि उसके जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है उसमें हम लोगों ने देखा था ना, भारी एक वृक्ष आच्छादित क्षेत्र भी है। कोलकाता में विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्ध, बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम होगा कि कोलकाता ही उस समय विशाल रहा है और अभी भी वहाँ का जनसंख्या काफ़ी है, क्योंकि वहाँ पर बंगालों का उपनिवेश भी रहा है और राजधानी के रूप में भी रहा है, वहाँ पर उसको मुख्यालय भी बनाया है। फिर सी में देखिए रानीगंज और झरिया की शक्ति के साधन, बिल्कुल रानीगंज और झरिया क्या है, आपको मालूम होगा ना कि जो कोयला का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वह झरिया ही है, दूसरे स्थान पर रानीगंज है। यही जो कहाँ स्थित है, दामोदर घाटी में स्थित है, गोंडवाना लैंड में। नेक्स्ट देखिए, जहाँ पर गोंडवाना लैंड आपको मालूम होगा वह क्या है, कितना साल पुराना, 500 लाख वर्ष पुराना है, जिसमें उच्चतम कोटि का कोयला पाया जाता है, जिसमें हेमेटाइट और एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट देखिए 30 में, नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग। अब बताइए नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है, तो वह हो जाएगा अखबारी कागज। क्यों होगा, कागज भी रहता तो वह भी होता है। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। क्या हुआ था, नेपानगर में कागज के उद्योग की स्थापना तो 1948 ईस्वी में हो जाती है, लेकिन ठीक इसके 2 वर्ष बाद 1950 ईस्वी में जो अखबारी कागज होता है, जो हम लोग अखबार में इसके लिए यूज होता है, वो कागज़ का स्थापना वहीं होता है। तो नेपानगर में किसके लिए प्रसिद्ध है, वह अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 में, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है। कह रहा भारी मशीन प्लांट, जिसे हम लोग हैवी
इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के रूप में भी जानते हैं। तो वह जो है वह कहाँ, बरौनी में, धनबाद, जमशेदपुर, ये सभी तो क्या है, भाग है रांची का ही है। तो वह जो होगा सबसे पहले जो स्थापना किया जाता है रांची में, रांची के निकट हटिया नामक स्थान पर किया जाता है। तो यह रांची ही हो जाएगा। तो भारी मशीन प्लांट जो भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, उसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया जाता है रांची में। अगर हटिया होता तो होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, बाकी अन्य क्षेत्र हैं झारखंड के। 32 में देखिए, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए बरौनी आशा करते हैं अगर आप बिहार से होंगे तो आपको पता होगा बरौनी में क्या है। बरौनी में आपको मालूम होगा कि ताप शक्ति संयंत्र भी है यहाँ पर, जहाँ पर बिजली का उत्पादन भी होता है। तो यहाँ पर जो बरौनी है, यहाँ पर तो ताप विद्युत संयंत्र दिया नहीं, तो तेल शोधन है। तेल शोधन का इंग्लिश होता है ऑयल रिफाइनरी, यानी ये ऑयल रिफाइनरी के लिए भी जाना जाता है। तो आपको यह भी जानना होगा कि बरौनी में जो तेल शोधन उद्योग है, यह क्या बिहार सरकार खुद से लगाई है या फिर विदेशों से सहयोग मिला। तो नहीं, इसका सहयोग सोवियत संघ रूस के द्वारा किया जाता है। कब, 1964 ईस्वी में शायद इसको बनाया जाता है। एक बार देख लीजिएगा क्या हम सही है कि नहीं है। लगभग 50 करोड़ के आसपास लागत लगता है। तो ध्यान में रखिएगा, तेल शोधन उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट 33 में, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ। यह काफ़ी चर्चित और उपयोगी प्रश्न, आशा करते हैं आपको भी मालूम होगा। डीजल लोकोमोटिव कारखाना के लिए वो वाराणसी जाना जाता है। यह जो वाराणसी है, वाराणसी में स्थापित डीजल रेल इंजन कारखाना है, जो भारतीय रेलवे को डीजल इलेक्ट्रिक इंजन और इसके स्पेयर पार्ट का भी निर्माण करता है। आपको बता दें, यह भारत का सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माता करता है वाराणसी। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन पढ़िए, कोयला है, चीनी है। कोयला तो बिल्कुल नहीं होगा। कोयला के लिए हम लोगों ने देखा था कि गोंडवाना लैंड में किस तरह से छोटा नागपुर पठार में होते हुए दामोदर घाटी में जो है झरिया है, रानीगंज है, ये प्रसिद्ध है। तो कोयला क्षेत्र तो है नहीं कानपुर। चीनी उद्योग का भी नहीं है। लौह इस्पात उद्योग में तो हम लोगों ने देखा था भंडारण में कौन है सबसे ज़्यादा, उड़ीसा है। चमड़ा उद्योग, तो हाँ यही होगा चमड़ा उद्योग। आपको हम यह बता दें कि भारत के निर्यात में 20% जो हाथ होता है वह कानपुर का ही होता है निर्यात में। ऐसा क्यों है, देखिए इसका एक थोड़ा सा प्राकृतिक कारण भी है कि स्वतंत्रता पूर्व पहले अगर जो सबसे ज़्यादा सैनिक होते थे वह इसी क्षेत्र से यूपी से ही कार्यरत होते थे। तो उसके कारण क्या होता था, चमड़े के उत्पाद की काफ़ी वहाँ पर आवश्यकता पड़ती थी सैनिकों की उपस्थिति के कारण, या फिर अन्य भी और भी के कारण। घोड़े उड़े में जो इस्तेमाल होता था चलने के लिए, उसको पहरा के लिए, तो उसमें इस्तेमाल काफ़ी होता था। एक सैनिक का भी योगदान रहा है कि सैनिक की उपस्थिति ज़्यादा हुई है वहाँ से, इसके कारण चमड़े उत्पाद की प्राकृतिक मांग वहाँ बढ़ गया। तो यह हो जाएगा चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 में, महाराष्ट्र स्थिति पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, चलिए ठीक है, पिंपरी यहाँ लिख दिया तो महाराष्ट्र में ही है। तो ध्यान में रखिएगा, पिंपरी महाराष्ट्र में है, जो कौन सा नदी के, पावना नदी के किनारे अवस्थित है। यह किस लिए जाना जाता है, घड़ी, सीमेंट, एंटीबायोटिक। तो महाराष्ट्र का जो पिंपरी है वह एंटीबायोटिक उद्योग के लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 36 में, देश के प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ अवस्थित है। अब देखिए मारुति उद्योग लिमिटेड, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये मारुति उद्योग लिमिटेड क्या भारत का है या फिर विदेशों का है। तो यह मारुति उद्योग लिमिटेड जो है जापानी मोटर गाड़ी एवं मोटरसाइकिल निर्माता सुजुकी का एक सहायक कंपनी है। तो ध्यान में रखिएगा, वह कहाँ है, वह गुड़गांव में स्थापित है। नेक्स्ट देखिए 37 में, देश के प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर है। तो देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर है, जमशेदपुर, गुड़गांव, पुणे। तो वह हो जाएगा पुणे हो जाएगा सही जवाब। तो देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। महिंद्रा कंपनी से रिलेटेड जो इसका जो प्रमुख होता है वह ट्रैक्टर महिंद्रा का होता है। काफ़ी मतलब अपना वो वर्चस्व बनाए हुए है, काफ़ी टिकाऊ भी है, काफ़ी विश्वासमंद भी है। इसमें बोलोरो है, SUV 500 जो इसका मॉडल है 4 व्हीलर का, फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये सभी अपने उत्पादों के लिए काफ़ी मार्केट में स्थायित्व बना चुका है। तो देखिए महिंद्रा क्या होते हैं, ये जो है इनके दादा जो होते हैं महिंद्रा के, वह जेसी महिंद्रा होते हैं। वही पंजाब में लुधियाना में 1955 ईस्वी में इस कंपनी का सह स्थापना करते हैं। और आपको हम बता दें, जो इनके दादा होते हैं जेसी महिंद्रा, वो ऑलरेडी अमेरिका के हार्वर्ड कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़े हुए होते हैं। फिर बाद में वो क्या करते हैं, 1981 ईस्वी में बोस्टन से MBA की पढ़ाई भी पूरी करते हैं। तो कोई ऐसे नहीं, उसी टाइम बताइए वहाँ से पढ़कर वो निकल कर आए थे, फिर वो एक विजन लेकर आए थे, फिर भी इसकी सह स्थापना कंपनी की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में देखिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग, अब कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। लघु उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक, सरकरा, इंजीनियरिंग, हथकरघा, वो हो जाएगा हथकरघा। अब देखिए हथकरघा उद्योग क्या होता है, जो हाथों से उसका इस्तेमाल होता है सूती को काटने में, उसी को हथकरघा उद्योग कहते हैं। यह जो उद्योग होता है
हथकरघा उद्योग होता है, इस क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि इसका जो काम होता है लोगों के द्वारा ही होता है। तो इसमें अत्यधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसमें अर्धकुशल श्रमिकों को भी रोजगार मिल जाता है तथा इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में हथकरघा उद्योग जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में देखिए, भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक नगर की राजधानी किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? वह बंगलोर को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा इसे हम लोग समझेंगे। देखिए क्या होता है, 2007 ईस्वी में बंगलोर को क्या किया जाता है, ग्रेटर बंगलोर को एक जिला के रूप में बना दिया जाता है। देश की प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी निर्यातक के रूप में अपनी भूमिका के कारण क्या है, इसे भारत का सिलिकॉन वैली या भारत का आईटी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बंगलोर हो जाएगा। नेक्स्ट 40 में देखिए कि किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? किस उद्योग में? चाय में, जूट में, वस्त्र में, रबड़ में? तो वह हो जाएगा चाय में। अब आप बताइए, चाय का उत्पादन कहाँ होता है? आप याद करिए, जब हम लोग पढ़े थे कृषि के क्षेत्र में तो उसमें चाय का चर्चा हुआ था। तो चाय का उत्पादन होता है, सबसे प्रसिद्ध किस्म का चाय वो दार्जिलिंग में पाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था 2 किस्म का चाय होता है, एक असमी और चीनी। चीनी वैसे होते थे जिसके बड़े बड़े पौधे, लंबी पत्तियाँ होती थी, ये ऊंचे स्थानों पर होते थे, और जो असमी होता था वह बौना होता था। जो लंबे पत्ते होते थे, जो ऊंचाई पर होते थे, वो थोड़ा स्वादिष्ट और सुगंधित ज़्यादा होते थे। और अगर चाय की बात की जाए तो राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन वो असम था, और क्षेत्र में बात की जाए तो हम लोगों थे ना, सुरमा घाटी देखा था, ब्रह्मपुत्र घाटी देखा था, इस घाटी में चाय का उत्पादन हो रहा था। दक्षिण की बात की जाए तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, ये सभी पहाड़ियों में चाय का उत्पादन होता था। तो आप ध्यान में रखिएगा, इन सभी क्षेत्रों में होता है और इस क्षेत्र में महिलाएँ ज़्यादा कार्यरत हैं। अब मुख्यतः जो इसका खेती होता है पहाड़ सीढ़ी नुमा बना हुआ होता है। 41 में देखिए, कौन सा तेल शोधन साला खनिज, जो ऑयल रिफाइनरी होता है, यही ऑयल रिफाइनरी होगा। तेल शोधन खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थित है। कौन सा है? तेल क्षेत्र के समीप स्थापित है। तेल शोधन खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थापित है। वो विशाखापट्टनम है, नूनी माटी है, बरौनी है, मथुरा है। कौन सा तेल शोधन साला खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थापित है? बताइए आप। विशाखापट्टनम है कि नूनी माटी है कि बरौनी? तो वह नूनी माटी हो जाएगा। यही तेल क्षेत्र, तेल शोधन खनिज तेल है, तेल क्षेत्र के समीप में अवस्थित है, जो गुवाहाटी में अवस्थित है। हाँ, बरौनी भी ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन ये तेल क्षेत्र के समीप नहीं है। हाँ, मथुरा भी ऑयल रिफाइनरी, आपको मालूम होना चाहिए। मथुरा से में जो तेल रिफाइनरी जो यूपी में है, ये बम्बे हाई और नाइजीरिया से जो आता है, यहीं पर उसका ऑयल रिफाइनरी होता है। विशाखापट्टनम में भी है, जो हम लोगों ने देखा था। विशाखापट्टनम जो अन्य जो पतन के रूप में भी विख्यात है, जहाँ से हम लोगों ने देखा था कच्चा लोहा विख्यात क्या था। फिर हम लोगों ने देखा था यह एकमात्र क्या है, तट आधारित ये पतन का निर्माण हुआ है विशाखापट्टनम। तो इसका नूनी माटी हो जाएगा, जो गुवाहाटी है। यही तेल शोधक ऑयल रिफाइनरी जो तेल क्षेत्र के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में देखिए, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? अभी चर्चा हम लोग ऊपर की कि जो बरौनी तेल शोधक कारखाना यह उत्तरी बिहार में है ना। यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी हो रहा है, साथ में यहाँ ताप विद्युत संयंत्र भी है। उसके बाद यह जो इसकी स्थापना होता है वह सोवियत संघ रूस के सहयोग से किया जाता है। लगभग 49.40 करोड़ के लागत के साथ में किया जाता है। 1964 ईस्वी में किया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 में करा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। अब देखिए, सूची 1 में उद्योग है और सूची 2 में स्थान है। तो आइए इसे देखते हैं। अब देखिए, 2-3 कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो शायद आपको पता ही होगा। कांच उद्योग के रूप में पता कौन जाना जाता है? कांच उद्योग के रूप में जाना जाता है फिरोजाबाद। यही कांच उद्योग इसलिए क्योंकि फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है, रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए जाना जाता है। तो आपको चूड़ी में तो उसका उपयोग होता है, तो आप ध्यान में रखिएगा, रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद। पीतल उद्योग मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं। बोला जाता है कि जो मुरादाबाद का पीतल होता है, देश के सभी भागों में इसकी ज़बरदस्त मांग होती है। उसके बाद स्लेट उद्योग, यह मकरपुर में है। अब बताइए मकरपुर कहाँ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उसका डी में हस्तनिर्मित कालीन उद्योग मिर्ज़ापुर। ये जो हस्तकालीन जो उद्योग है वह मिर्ज़ापुर में, यानी हाथों से बना हुआ जो कालीन होता है, इसकी मांग सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी काफ़ी इसकी मांग है। मिर्ज़ापुर आपको पता होगा कहाँ होगा। इसका वेब सीरीज़ भी आशा करते हैं आप देख लिए होंगे। तो वही मिर्ज़ापुर जो कहाँ है, यूपी में है। तो ये सभी संबंधित है अपने उद्योग के लिए। नेक्स्ट देखिए 44 में करा सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में स्थान है और सूची 2 में भी उद्योग है। चलिए आ जाइए, कौन सा स्थान है? जामनगर। अब बताइए जामनगर कहाँ है? वह जामनगर गुजरात में है। तो जो गुजरात वाला जामनगर है वो किस लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम के लिए, ऊनी के लिए, उर्वरक के लिए, लोहा के लिए। तो वह ऊनी के लिए जामनगर जाना जाता है। हॉस्पेट कहाँ है? तो हॉस्पेट कर्नाटक में है। वही कर्नाटक
जो हम लोगों ने देखा था, जहाँ पे भद्रावती जो विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में। तो यह जो हॉस्पेट कर्नाटक, यह भी लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए आ जाएगा। कोरबा, कोरबा वही है जो छत्तीसगढ़ में है, या वही कोरबा जहाँ पर हम लोगों ने देखा था ताप विद्युत संयंत्र भी है, छत्तीसगढ़ में है। और यह जो कोरबा है वह किस लिए जाना जाता है, यह एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहीं पर बाल्को है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में होती है। तो ध्यान में रखिएगा। और भी बहुत सारा जो प्रमुख एल्युमिनियम संयंत्र है, अगर देखिए बाल्को का चर्चा हुआ है तो थोड़ा आपको बता देते हैं, कभी कभी ऑप्शन में दे दिया था, बाल्को हो गया, नाल्को हो गया। तो नाल्को का मतलब क्या हो गया, देखिए नाल्को का मतलब हो गया नेशनल, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह 1981 ईस्वी में बनता है। तो बाल्को, नाल्को। उसके बाद एक और क्या है, हिंडलो, तो HIND, हिंडलो, HINDALCO, तो एच से हिंद हो गया, हिंद का मतलब हिंदुस्तान हो गया, एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया। तो ये सभी है, हिंडको है, फिर इंडॉल है, तो INDAL, तो इंडिया नहीं, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। फिर एक आओ है माल्को है, मद्रास यूनिट, MALCO, माल्को है, मद्रास एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये हो गया माल्को, हिंडको, नाल्को और बाल्को, ये सभी है एल्युमिनियम संयंत्र है, प्रमुख है। तो इसमें तो वही पूछ रहा है, कोरबा वही है, कोरबा में वही है, नाल्को है जो 1965 ईस्वी में एल्युमिनियम के लिए स्थापना किया गया था। अब किसके सहयोग से किया गया था, क्या आपको मालूम है नाल्को, या फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। तो याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आगे देखने को मिलो कि जो कोरबा में है, जो नाल्को है, जिसकी स्थापना की गई थी, नाल्को का एल्युमिनियम संयंत्र, कोरबा, नहीं कोरबा में नाल्को नहीं, सॉरी, मतलब नाल्को नहीं, बाल्को है यहाँ, ध्यान में रखिएगा। तो जो कोरबा है, कोरबा तो एल्युमिनियम संयंत्र के लिए ही है, जाना जाता है, जहाँ पर क्या किया गया था, बाल्को की स्थापना किया गया है ना, बाल्को, भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको 1965 ईस्वी हम नाल्को बोल दिए थे। चलिए, तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी अगले क्लास में मिलते हैं। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको क्या समझ में आया। अगर कुछ इससे क्यूरी हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।